हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज एक और फिर यूनिक कंपनी लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि है केमिकल सेक्टर की। और साथ ही साथ अभी जस्ट रिसेंटली मार्च या फरवरी मार्च में लिस्टिंग हुई है, डीमर्ज होके जुबिलेंट लाइफ साइंस से। तो आज हम देखने वाले हैं जुबिलेंट इनग्रेविया के बारे में और समझेंगे कि किस तरीके से इसने कंपनी ने परफॉर्मेंस दी है और साथ ही साथ आने वाले समय में किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगी। तो जुबिलेंट इनग्रेविया जो कि एक जुबिलेंट ग्रुप का पार्ट है, उसी की एक कंपनी है जिसे डीमर्ज कर दिया गया है ताकि सबको अंडरस्टैंडिंग मिले सही से कि पूरी तरीके से बिजनेस क्या है। क्योंकि अलग अलग सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको उनमें अलग अलग तरीके के वैल्यूएशंस मिलते हैं, और अगर वो सब चीज़ें एक साथ होती है तो उसका पीई जो होता है, जो कंपनी का पीई होता है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इसके चलते जुबिलेंट ग्रुप ने, जुबिलेंट भारतीय ग्रुप है पूरा, उन्होंने इन्हें इन सारी कंपनीज को अलग अलग किया है और जुबिलेंट फार्मोवा अलग कंपनी बनी और जुबिलेंट इनग्रेविया कंपनी अलग बन गई। तो इनग्रेविया का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले समझेंगे कि ये इसका जो मीनिंग है वो आया इंग्रेडिएंट्स प्लस लाइफ से। तो जो VIE है वो फ्रेंच में उसका मतलब होता है लाइफ। तो इंग्रेडिएंट और लाइफ से रिलेटेड ये दोनों चीज़ें और इनसे ही रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो अगर हम बात करते हैं जुबिलेंट इनग्रेविया की, तो लाइफ साइंस प्रोडक्ट, इनोवेटिव सॉल्यूशन, फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, न्यूट्रिशन, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, इस तरीके की कंपनी काम करती है। साथ ही साथ इनोवेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव फ्रंट पे कंपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कि जुबिलेंट इनग्रेविया का और ये जो एनुअल रिपोर्ट है, इसे आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो इस तरीके की एनुअल रिपोर्ट को जरूर से आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। मैंने काफ़ी हद तक इसमें एनालिसिस किया है, बट अगर आपको फिर भी अगर डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप इसे जाकर इसे डिटेल में पढ़ना चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस तरीके से कंपनी डिस्क्लोजर देती है। अगर हम बात करते हैं कंपनी में, टोटल 4 कंपनीज आती है जिसमें जुबिलेंट इनग्रेविया शामिल है, जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट फूडवर्क्स और जुबिलेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो ये सारी चारों कंपनियां हैं जो हमारे इस पर लिस्टेड है और 34,911 के रेवेन्यू है। प्रोफॉर्मा इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले साल कंपनी लिस्टेड नहीं थी, तो कंपनी ने उसको अलग अलग सेगमेंटल जो प्रॉफिट लॉस आता है उसके हिसाब से इसे सेपरेट किया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी अच्छा है, 20.2% का। 2064 एम्प्लॉई, 165 प्लस प्रोडक्ट कंपनी के साथ काम करते हैं। कंपनी का डीमर्जिंग का जो फोकस था वो मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 Feb 2021 से कंपनी ने अपना जो लाइफ साइंस इंग्रेडिएंट्स वाला बिजनेस है उसे डीमर्ज कर दिया जुबिलेंट लाइफ साइंस से और जुबिलेंट इनग्रेविया लिमिटेड बनाया। और इसके कारण ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी यहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग हो सके। कोर एप्लीकेशन की बात करें तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है तो हम उसको पहले वैल्यू चेन समझते हैं कि वो कहाँ कहाँ यूज आता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज आता है, न्यूट्रिशन में, एग्रोकेमिकल में, डायरेक्ट कंज्यूमर में और इंडस्ट्रियल में यूज आता है। और फार्मास्यूटिकल में अगर हम बात करें API की, तो API मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है, तो आपने अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो हमें मुझे पता है कि जो रेगुलर फॉलो कर रहा है उसे ज़रूर पता होगा कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनर्जी ड्रिंक्स, हर्बीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स में भी कंपनी उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ कॉस्मेटिक, माउथ वॉशेस, पेंट्स, सॉल्वेंट्स हो गया, फ्यूल ब्लेंडिंग हो गई, उसमें भी कंपनी काम करती है। तो इथेनॉल वाली जो कैपेसिटी है उसमें भी कंपनी काम करती है, तो आप वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक बेनिफिट आएगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर्स कंपनी के साथ है, तो ये काफ़ी कभी कहीं कहीं बेनिफिट मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनियाँ आती है केमिकल सेक्टर में, अगर वो एक या दो सेक्टर में, एक या दो कंपनी के साथ या एक दो इंडस्ट्री के साथ ही जुड़ी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कुछ भी चेंज हुई या कुछ भी डिस्ट्रप्शन आया तो आपका पूरा बिजनेस खत्म होने की कगार पे आ जाता है। वहीं अगर हम बात करें जुबिलेंट इनग्रेविया की, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं बहुत इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास कि कंपनी का लीडरशिप है। अपने अपने जिस जिस एरिया में कंपनी काम करती है उसमें कंपनी ने अपना अपना अपने आप को लीडर बनाया हुआ है। कॉस्ट बेनिफिट कंपनी के पास है, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करती है क्योंकि कंपनी ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों तरफ से इंटीग्रेशन किया हुआ है, जिसके कारण कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं बताऊं स्पेशलिटी केमिकल में, तो पीरियडीन करके है, वो कंपनी टॉप 2 में, ग्लोबली टॉप 2 में आती है। कंपनी पीरियडीन डेरिवेटिव की बात करें तो नंबर 1 में आती है पूरे वर्ल्ड में। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन की बात करें तो विटामिन B3 में कंपनी टॉप 2 में आती है टोटल ओवरऑल वर्ल्ड में। विटामिन B4 में नंबर 1 पे आती है डोमेस्टिक मार्केट में। लाइफ साइंस की बात करें तो एसिटिक एहाइड्राइड करके जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंपनी उसमें पूरे ग्लोबली टॉप 2 में आती है और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है बायो बेस्ड एसिडाइडेट, जो भी है ये आप पढ़ लें, एसिडाइड ग्लोबली। तो ये आप देख सकते हैं कि कंपनी इसमें सब में लीडर्स है। तो इतने प्रोडक्ट में जब आप लीडर होते हो तो आपके पास एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट होता है जिसमें आप पूरी तरीके से प्ले कर सकते हो। आपकी जो
एफिशिएंसीज है वो बढ़ती जाती है, आपके जो बेनिफिट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। इंडिया के डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करें तो 46% इंडिया के कंजम्पशन से रेवेन्यू आता है। वहीं इंटरनेशनल कंजम्पशन इंडिया में ही होता है, वो 15% रेवेन्यू होता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 50% से 55% के लमसम कंपनी इंडिया में कमाती है, 60% के लमसम वहीं यूरोप से कंपनी का बिजनेस 19% से 20% का लमसम है, नॉर्थ अमेरिका में 5% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 16%। तो ओवरऑल 40% बाहर से एक्सपोर्ट से बिजनेस करती है कंपनी, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है वो इंडिया से ही की जाती है। तो कंपनी के टोटल अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो कंपनी के तीन जगह से रेवेन्यू आते हैं। पहला आता है स्पेशलिटी केमिकल, दूसरा होता है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन, और तीसरा होता है लाइफ साइंस। और कंपनी का अगर हम फोकस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के पास है लाइफ साइंस केमिकल से। इसके अलावा कंपनी का जो दूसरा मेन सेगमेंट है वो है स्पेशलिटी केमिकल, और थर्ड है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन। वो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 19 में लाइफ साइंस से कितना रेवेन्यू निकाला है, फिर उसके बाद 48% और उसके बाद 50%। तो लगभग अगर हम देखें तो मेन जो सेगमेंट है वो निकल के आ रहा है लाइफ साइंस, उसके बाद कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल है 29% से बढ़कर 32% हो चुका है, और न्यूट्रिशन हेल्थ केयर में भी लगभग 10 से 15% 20% के लमसम कंपनी काम करती है। स्पेशलिटी केमिकल की अगर हम सबसे पहले बात करें, क्योंकि सबसे पहले जो ग्रोइंग सेक्टर है जिसमें कंपनी ने अब धीरे धीरे उसमें अपनी पहुंच बढ़ाई है, उसकी अगर हम बात करें तो कंपनी जो पिराडीन है और जो पिकोलिन है उसकी अगर वैल्यू चेन की बात करें तो पिराडीन और पिकोलिन में कंपनी के पास 85 पिराडीन के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हैं जो ग्लोबली कंपनी नंबर 1 आती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो भी केमिकल इंडस्ट्री है अगर हम आप उसमें देखते हैं तो उसमें आपके पास एक मेन प्रोडक्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके डेरिवेटिव्स में फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन आपने किया हो तो आपकी जो ग्रोथ होती है उसमें एक चार चांद लग जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसी तरह कंपनी ने भी पिराडीन जो होता है प्रोडक्ट उसमें कहीं ना कहीं महारत हासिल की हुई है, और उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने के साथ साथ 72,000 प्लस टन पर एनम की कंपनी की कैपेसिटी है, जो कंपनी को यहाँ पर ह्यूज एडवांटेज देती है। ग्लोबल जियोग्राफिकल अगर रेवेन्यू की स्प्लिट की बात करें स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में तो यूरोप से सबसे बड़ा यहाँ पर रेवेन्यू आता है, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से सबसे बड़ा यहाँ पर बेनिफिट है। इसके अलावा एग्रो केमिकल हो गया, इंडस्ट्रियल से भी यहाँ पर रेवेन्यू निकल के आता है जो करीबन 30% के लमसम है। बट जो मेन एरिया है, मेन जो की एरिया है वो है एक तो इंडिया का कंजम्पशन, एक यूरोप का कंजम्पशन, और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इन केस ऑफ स्पेशलिटी केमिकल। वहीं बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के कारण और साथ ही साथ कंपनी की जो अगर हम R&D की टीम की बात करें तो 35 की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है कंपनी के, और इसके अलावा कंपनी के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, और कम्पिटिटिव एज है जो कंपनी को यूनिक स्किल सेट और यूनिक बेनिफिट्स देता है। इसके अलावा कंपनी की जो रिलेशनशिप है जो चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, यूरोप हो, उसमें लॉन्गर टर्म की है। तो जब क्या होता है आप 40 साल से कंपनी के साथ जुड़े होते हो, अगर कोई नई कंपनी नहीं होती है, एक आप अगर जुड़ते हो तो उसमें होता है पार्टनर ऑफ चॉइस का कॉन्सेप्ट। तो पार्टनर ऑफ चॉइस में क्या होता है कि आपकी जो रिलेशनशिप वो लंबी होती है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लंबे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपकी जो रेवेन्यू वो रिकरिंग होती है, और उससे बेनिफिट मिलता है कंपनी की रेवेन्यू को स्ट्रेंथनिंग होने में। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने बताया कि कंपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी फोकस कर रही है आत्मनिर्भर भारत में। तो आत्मनिर्भर भारत और एक्सपोर्ट बिजनेस पे कंपनी काफ़ी काम कर रही है, और आने वाले समय में यहाँ से भी तगड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरा अगर हम बात करें कस्टम डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CDMO करके बिजनेस होते हैं, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत जोरदार कंपनी को बेनिफिट दे रहे हैं, जिसमें ग्लोबल फार्मास्यूटिकल और एग्रो केमिकल कंपनी के मिलकर साथ कंपनी काम करती है। और अगर हम बात करें तो पार्टनर ऑफ चॉइस कंपनी ने 420 ग्लोबल कस्टमर के साथ यहाँ पे पार्टनर ऑफ चॉइस बन चुकी है, और 15 आउट ऑफ 20 टॉप फार्मा कंपनीज है उनके साथ कंपनी काम करती है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि जब भी आपकी ऐसी आपकी जो पूरी डेटर जो लिस्ट होती है वो अगर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है 15 आउट ऑफ टॉप 20 फार्मा कंपनीज, तो वहाँ से क्या है ना आपके पास जो रेवेन्यू का जो पूरी जो सोर्सिंग होती है, जो हमारी ट्रेड पेबल से हमारे को जो पैसा मिलेगा, ट्रेड रिसीवेबल से हमारे को जो पैसा मिलेगा वो टाइम पे मिलता है, आपका जो कैश फ्लो होता है वो बना हुआ रहता है। और साथ ही साथ आपकी जो एग्रो केमिकल कंपनीज है उसमें भी ऐसे ही, अगर आप टॉप के साथ काम करोगे, टॉप 10 में अगर आपके 7 कस्टमर है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कंपनी काम लेके चल रही है, और साथ ही साथ कितने बड़े बड़े क्लाइंट बेस कंपनी के साथ हैं। तो वो हमेशा लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट हमें बीच में रोकना पड़े। उसी तरह अगर हम बात करें ग्लोबल फार्मा और बायोटेक कंपनीज, तो टॉप 8 कंपनीज के साथ कंपनी ने करंटली उनके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन में। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन में भी कंपनी के पास विटामिन B3 है, पिकोलिनेट्स के साथ सॉल्यूशन है जो एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन में काम आते हैं, जिसमें विटामिन B3 सबसे इंपॉर्टेंट, और विटामिन B4 जो कि जिसमें इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है विटामिन B4 में। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 400 से ज़्यादा कंपनी है ग्लोबल कस्टमर है, और 72 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी का यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि
यूनिक एडवांटेज है जो कंपनी यहाँ पर देती हुई नजर आती है। इसमें भी अगर हम मेन सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी निकल के आता है यूरोप, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और जो दूसरा सेगमेंट है वो है इंडिया। तो यहाँ से दोनों से इतना ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 50% के लमसम यहाँ से रेवेन्यू आता है। और इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे मेन इंडस्ट्री यहाँ पर आती है फीड की, जो कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे इंडिया में भी चलने लगे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी, जो मुझे लगता है कि कंपनी को ड्राइव करेगी, क्योंकि न्यूट्रिशन सेगमेंट में धीरे धीरे इंडिया में यहाँ पे बहुत लोगों को मतलब उसकी जो समझ है वो बढ़ रही है। और साथ ही साथ एनिमल फीड और इनमें बहुत ही कम कंपनीज काम करती है, तो वहाँ से कंपनी के जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है अगर कंपनी इस पर फोकस करे। तो इसलिए कंपनी ने, अगर हम बात करें तो लार्ज पोर्टफोलियो है कंपनी के पास, जिसमें कंपनी के बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, जिसके कारण कंपनी को जो है ना प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो कम लगती है। और उसकी जो डिमांड है, जो स्पेशलिटी एनिमल न्यूट्रिशन की डिमांड है, वो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनी बता रही है कि हम उसको लेवरेज करते हैं, और उसके कारण कंपनी को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होती है। लाइफ साइंस केमिकल जो कंपनी का तीसरा मेन सेगमेंट है, उसमें अगर हम बात करें तो कंपनी के दो मेन प्रोडक्ट हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड और प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड्स हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर मैं बताऊं, ये यहाँ पे ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे कंपनी जिसके टॉप मैन्युफैक्चरर हैं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं बायो एजिटल डिहाइड। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके हिसाब से पढ़ ले, अगर आप साइंस में हो तो आपको जरूर पता होगा। मैं एक साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो मुझे पढ़ने में थोड़ा सा लगता है। बाकी अगर की यूज और एप्लीकेशन की बात करें तो मेन फार्मास्यूटिकल सेक्टर से कंपनी आती है। एग्रो और फूड और न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें, 8 प्रोडक्ट टोटल ऑफरिंग करते हैं। इसके साथ साथ कंपनी यहाँ पर ये भी करती है, जो मैंने आपको बताया था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में भी कंपनी स्टैंड अलोन डिस्टिलरी के साथ काम करती है, ओएमसीज के साथ काम करती है। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट है वो ड्राइव होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, क्योंकि जो डिस्टिलरी है, अगर आपको पता नहीं हो तो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में, तो इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो यहाँ पर लगातार टारगेट्स को अगर अगर न्यूज़ सुनी होगी तो शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी बूम आया था। उसका मेन रीज़न था कि इथेनॉल, क्योंकि शुगर केन से जब हम मोलासिस निकलता है, उस मोलासिस का यूज़ एथेनॉल को बनाने के लिए किया जाता है। और उस एथेनॉल की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि 20 से 25% ब्लेंडिंग हो उसकी ऑयल के साथ, और उसके साथ यूज़ किया जाए, ताकि हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी ओवर द हम जो इसको इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से, वो यहाँ पे कम हो सके, और साथ ही साथ कंपनीज का फोकस हो सके कि कंपनी को भी स्ट्रेंथनिंग मिले, और एथेनॉल की प्राइसेस भी बढ़ती जा रही है और उसमें मार्जिन भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके कारण एथेनॉल से भी यहाँ पर अगर कंपनी फोकस करती है तो यहाँ पे काफ़ी कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी को देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं कंपनी की टोटल की स्ट्रेंथ की, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण कंपनी की जो प्राइस शॉक्स है वो नहीं लगते हैं, जबकि अगर आप देखेंगे इस इंडस्ट्री में प्राइस शॉक्स के कारण बहुत उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। बट अगर हम देखेंगे इस कंपनी का, तो इस टाइम कंपनी के एक तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साथ ही साथ एक लंबे टाइम से कंपनी के होने के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके कारण जो एग्रीमेंट है और उसकी जो प्राइसिंग है उसमें काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत फर्क पड़ जाता है। और साथ ही साथ कंपनी ने बताया कि इस सेक्टर में, इस पूरे लाइफ साइंस सेक्टर में भी काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ग्रोथ कंपनी को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं एक नई तरीके की डिमांड यहाँ पर जनरेट होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल फैसिलिटी टू कैटर इंडिया डिस्टिलरी मार्केट, तो वो इसमें ये एंट्री ले रहे हैं, तो ये आपको देखना होगा। ये आपको ना कहीं पे किसी न्यूज़ में नहीं मिलेगा, और क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं गुना बड़ी हो जाती है, और उसके चलते रेवेन्यू में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो उसी के चलते हम ये एनुअल रिपोर्ट, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिसको आप ट्रेडिंग के लिए ऐसे खरीदते हो, उसके अलावा अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसकी एनुअल रिपोर्ट जरूर से पढ़नी चाहिए। अगर वो हमारे चैनल पे बहुत सारी एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है, तो आप उससे जाकर देख सकते हैं। पूरा एक सेगमेंट है, पूरी एक प्लेलिस्ट है, अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमने वहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोल्व की हुई है, क्योंकि हमने ये जो कॉन्सेप्ट है वो होता है रीड बिटवीन द लाइंस, ताकि आपको सारी चीज़ें पढ़ने की, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है ऑलरेडी। अगर हम देखें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें, तो कंपनी ने अगले 3 साल में 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात की है, और वो आने वाले समय में कंपनी की जो कैपेसिटी है उसे 35% तक बढ़ा सकता है। और इसके चलते कंपनी का जो आप देख सकते हैं वॉल्यूम जो अभी है उससे कहीं गुना बढ़ सकता है। और यहाँ पर आने वाले टाइम में जो R&D की फैसिलिटी है वो भी, उस पर भी कंपनी काफ़ी फोकस करती है, जिसके चलते कंपनी की टोटल 3 R&D फैसिलिटी है, नोएडा, गजरुल्ला और भरूच में। इसके साथ साथ 35 की टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, 90 से ज़्यादा साइंटिस्ट, 152 से ज़्यादा पेटेंट कंपनी ने एप्लीकेशन फाइल कर चुकी है, 94 पेटेंट्स ऑलरेडी कंपनी को ग्रांट हो चुके हैं। और आने वाले समय में कंपनी का मानना है कि कंपनी को 60
प्लस प्रोडक्ट्स यहाँ पर नए पाइपलाइन में है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 32 स्पेशलिटी केमिकल के हैं, 7 लाइफ साइंस के और 24 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो फोकस है स्पेशलिटी केमिकल की तरफ ज़्यादा है और आने वाले समय में आपको इसके और नए वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते आपको यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टिंग के लिए ये कंपनी है, और ये हमने आपको पहले भी बताया था, इसकी पहले भी वीडियो डाली हुई है। तो अगर आपने वहाँ से लिया होगा तो आपके करीबन 30% का गेम ऑलरेडी हो चुका होगा, और अगर अभी तक नहीं लिया है तो आप यहाँ से आप इन्वेस्टिंग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेगर्ड मैनर में अगर आप बाइंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिटर्न ये कंपनी जरूर देके जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कंपनी ने और क्या चेयरमैन का मैसेज किया है और एमडी की बात करें तो कंपनी का जो डिमांड की जो बात की है वो सेम ही चीज़ है कि कंपनी का डिमांड काफ़ी अच्छा रहा पूरे साल में। इसके अलावा कंपनी का पूरा जो साल था उसमें जो चीज़ें थी, जो लाइफ साइंस इंग्रेडिएंट्स और फार्मास्यूटिकल बिजनेस है उसको अलग अलग किया, वो कंपनी ने कंपनी के शेयर होल्डर्स को बताया। इसके अलावा कंपनी के कुछ की स्ट्रेंथ हैं, हम इतने ग्लोबल मार्केट में इसमें नंबर 1 प्रोड्यूसर हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो कंपनी का जो केमिस्ट्री है, कंपनी के जो केमिकल प्लेटफॉर्म है वो 35 से ज़्यादा केमिकल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कंपनी वन ऑफ द हाईएस्ट है कंट्रीज़ में, मतलब इंडिया की कंट्री में तो है ही हाईएस्ट, और दूसरी कंट्रीज़ में और ग्लोबली भी कंपनी के पास कई प्रोडक्ट है जिसमें कंपनी हाईएस्ट लेवल पे काम करती है। तो वो वहाँ से है ना आपको बहुत सारी रेवेन्यू ड्राइव होती हुई नजर आएगी। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात कर ले तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है। इबिटा में आप देखेंगे सबसे बड़ी तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि जो ओवर द ईयर्स यहाँ पर जो डिमांड है वो काफ़ी ग्रो हुई है, जिसमें के कारण इबिटा मार्जिन में आपको 507 बेसिस पॉइंट मतलब कि करीबन 5%, 500% मतलब 5% के लमसम यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है, और इबिटा में भी यहाँ पर 53% की है। और दूसरी बात ये है कि कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 43% की ग्रोथ देती है, जो इस तरह की कंपनीज में आपको देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 13.8 से 19.9 हो चुका है ईपीएस। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कंपनी की ईएसजी इंडिकेटर की, तो ईएसजी इंडिकेटर में भी कंपनी ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई है, जिसमें क्योंकि आजकल क्या ईएसजी रिपोर्टिंग होने लग गई है। ईएसजी रिपोर्टिंग में क्या होता है, आपको सोशल में आप क्या कर रहे हो, सीएसआर क्या करते हो, वो भी बताना पड़ता है। तो वो आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप अगर डायरेक्ट स्पेशलिटी केमिकल में अगर हम बात करें तो कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में 550 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कंपनी 3 सालों में कैपेक्स करने वाली है स्पेशलिटी केमिकल के लिए, जिसमें 6 डाइकेटीन डेरिवेटिव शामिल है। इसके अलावा फ्यूचर पोर्टफोलियो एक्सपेंशन कंपनी यहाँ पे सोच रही है। वर्ल्ड क्लास मल्टी प्रोडक्ट एग्रो एक्टिव पेस्टिसाइड्स कंपनी लॉन्च करने वाली है। तो डाइकेटीन क्या होता है, डाइकेटीन अगर मैं आपको बताऊँ तो एक बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है। तो अगर कोई भी कंपनी है, जैसे इंडिया का अगर मैं डोमेस्टिक बात करूं तो इंडिया में अगर मेरे को अगर प्रोड्यूसर मिलता है तो मैं पहले फोकस करता हूं कि इंडिया की जैसे जुबिलेंट इंग्रेविया से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मैं उससे लंगर टाइम का कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, क्योंकि वो है ना कि उसको लाने ले जाने में इतना हार्मफुल है, तो उसके चलते हमें आसपास ही वो देखना पड़ता है। और उसके चलते डोमेस्टिक डिमांड अगर होगी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और आने वाले समय में डाइकेटीन का जो प्रोडक्शन है वो चाइना में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर है ना इन्वायरमेंट लॉज काफ़ी स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं, और इंडिया में अभी इतने स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लोबल डिमांड आएगी और साथ साथ इंडिया की डिमांड तो है ही। और इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, आने वाले समय में स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बूम आपको देखने को मिल सकती है। न्यूट्रिशन और लाइफ साइंस की बात करें तो यहाँ पर करीबन 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट न्यूट्रिशन में होगा, जो 3 साल में 20% एक्सपेंशन विटामिन B3 में ऑलरेडी और करने वाले हैं, और इसके अलावा कुछ और नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। इसके अलावा 250 करोड़ का जो मेन है वो यहाँ पर लाइफ साइंस केमिकल में कंपनी करने वाली है, जिसमें एसिटिक एनहाइड्राइड है उसकी कैपेसिटी को 35% से और यहाँ पर बढ़ाएगी। तो ये टोटल अगर आप देखेंगे तो आगे आने वाले समय में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, अगर काफ़ी ग्रोथ है, और अगर आप 3 साल का विजन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 साल में क्या क्या होने वाला है। तो उसके कारण कंपनी का जो टॉप लाइन है वो कितनी ग्रोथ करेगी, और साथ ही साथ उसका जो बॉटम लाइन है वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। तो कंपनी का ये टोटल प्लान आपको समझ में आया। अब चलते हैं कंपनी के चार्ट। अगर वीकली चार्ट की बात करें तो कंपनी आप देख सकते हैं कंपनी मार्च में लिस्ट हुई थी, और उसके बाद से कंपनी ने एक अपवर्ड ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि ऑल स्पेशलिटी केमिकल की कंपनीज की बात करें तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं बताऊं कि हमने सबसे पहले वीडियो बनाई थी 21 जुलाई को। 21 जुलाई को हमने यहाँ पर 583 के लमसम इसे रिकमेंड किया था कि 600 रुपये के लमसम आप खरीदेंगे, और उसका जो हमारा पहला टारगेट था
वो यहाँ पर 700 रुपये का ऑलरेडी हिट हो चुका है, जो टारगेट 1 था। टारगेट 2 की बात करें तो 775 के लमसम दिया था, वो भी यहाँ पर हिट हो चुका है। तो हमारे जो शॉर्टर टर्म टारगेट्स है वो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, और अभी करीबन स्टॉक वापस से एक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर हम देखेंगे ये रेंज है 750 के लमसम की, और यहाँ पर भी मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर भी ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, काफ़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अभी भी बाकी है। आपने देखा होगा, अगर पूरा वीडियो देखा है यहाँ तक, तो आपको समझ में आया होगा कि कितनी ग्रोथ आने वाले समय में आपको देखने को मिल सकती है, जिस तरीके से चीज़ें बदल रही है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के अब यहाँ से कितना एनालिसिस और यहाँ से अब क्या रेंज में जा सकता है स्टॉक, तो अब वो दोनों शॉर्ट टर्म टारगेट्स तो हो चुके हैं। अगर हम नए शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें, मेरे हिसाब से इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपका करीबन स्टॉक में 2 या 3 साल का व्यू है, तो यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। मल्टी बैगर मीन्स ये करीबन स्टॉक 2x 3x हो सकता है। और यहाँ से मेरा मानना है, जो 3 साल का अगर हम 3 ईयर डाउन द लाइन लें तो 2500 रुपये का टारगेट है फॉर 3 ईयर्स, ये ध्यान रखें। उसके अलावा अगर हम टारगेट 1 और टारगेट 2, क्योंकि हमारे बहुत सारे और लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि हम कितना रिटर्न और कमा सकते हैं, तो अगर हम टारगेट 1 टारगेट 2 की बात करें तो वो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, वो होगा 850 का, और टारगेट 2 होगा वो होगा 900 रुपीज़ का। तो ये दोनों टारगेट हैं जो अब नए टारगेट्स हैं, और ये काफ़ी बड़ा लिया है मैंने टारगेट 1, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस रेंज में और थोड़ा सा कंसोलिडेट लग सकता है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी करेक्शन आती है तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। बट अगर यहाँ पर आपको लंबे टाइम का अगर होराइजन है तो आप यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न बनाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो इस तरह की वीडियो होती है जिसमें एनुअल रिपोर्ट और पूरी तरीके का फंडामेंटल एनालिसिस होता है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँच सके, और इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हो, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर हो, और साथ ही साथ उसकी जो प्रोसेस है और उसका जो आने वाला कैपेक्स है वो यहाँ पे हो, ताकि ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ कंपनीज में आप घुस सकें और अच्छा रिटर्न बना सकें। थैंक यू सो मच।